नमस्कार भाई और बहनों। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस लेख का शीर्षक है नरेंद्र मोदी। ये लेख मैंने आज की परिस्थितियों और आज की घटनाओं को ध्यान में रखकर लिखा है। वैसे नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने भारतीयों को एक श्रेष्ठ रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी है और उन्होंने हर क्षेत्र में भारत को विकसित करने का श्रेष्ठतम प्रयास किया है। अपराधीकरण और गुंडागर्दी पर भी उन्होंने बहुत अधिक लगाम लगाई है। पर बीजेपी में जो अपराधी नेता हैं उनके ऊपर उन्होंने अभी लगाम नहीं लगाई है। ऐसी आशा की जा सकती है कि आने वाले कुछ समय में बीजेपी में जो भ्रष्ट नेता हैं उन पर भी कार्रवाई होगी और बीजेपी भ्रष्ट और अपराधी नेताओं को टिकट नहीं देगी। तो भाइयों और बहनों, मित्रों और बंधुओं, मेरा यह लेख आपके समक्ष प्रस्तुत है। मेरे लेख का शीर्षक है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी भारत के महानतम प्रधानमंत्री हैं। ऐसा प्रधानमंत्री भारत में पहले कभी भी नहीं आया था, न ही भविष्य में आने की संभावना है। भविष्य में ऐसा हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास की परंपरा स्थापित की है वह परंपरा आगे भी सतत रूप से चलती रहे। नरेंद्र मोदी जी विकास के पर्याय हो गए हैं। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया है और पूरी तरह से बदल दिया है। ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन भारत में पहले कभी भी नहीं हुआ था। नरेंद्र मोदी वास्तव में एक महानतम व्यक्ति हैं। नरेंद्र मोदी बहुत ही चरित्रवान व्यक्ति हैं। सबसे बड़ी खूबी उनमें यह है कि वह विकास करने में विश्वास करते हैं। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, अपराधीकरण और आलस्य पर उन्होंने बहुत ही तीव्र प्रहार किया है। भ्रष्टाचार पर जैसा प्रहार उन्होंने किया है वह बहुत ही अभूतपूर्व है। उनसे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार पर ऐसा सशक्त प्रहार नहीं किया था। भारत बहुत बड़ा देश है। इतने बड़े देश को चलाना बहुत ही मुश्किल काम है। भारत में बहुत सी समस्याएं हैं। इन सभी समस्याओं को समझना बहुत ही कठिन कार्य है और उन्हें हल करना भी बहुत ही कठिन कार्य है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो देश बहुत ही ख़राब परिस्थितियों से गुजर रहा था। 2014 का चुनाव बहुत ही अभूतपूर्व चुनाव था। उस समय कांग्रेस का भ्रष्टाचार परम अवस्था पर पहुंच गया था। सारे देश में परम भ्रष्टाचार था। जीवन के हर क्षेत्र में परम भ्रष्टाचार फैल गया था। कांग्रेस के अधिकांश नेता परम भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि उनका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। उन्हें लगता था कि कांग्रेस के लोग तो सिर्फ जनता पर राज करने के लिए ही हैं। उन्हें यह भी लगता था कि कांग्रेस पार्टी के लोग जो चाहें वो कर सकते हैं, उनका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि 1947 के बाद ज़्यादातर समय तक कांग्रेस पार्टी ने ही भारत पर राज किया था। कांग्रेस के लोग सोचते थे कि जब इतने समय तक भ्रष्टाचार करने के बाद भी उन्हें कोई पकड़ नहीं पाया है तो अब उन्हें कोई कैसे पकड़ पाएगा। पर 2014 के बाद भारत की राजनीतिक परिस्थितियों में बहुत सा परिवर्तन हुआ। इस परिवर्तन से भारत की राजनीति पूरी तरह से हमेशा के लिए बदल गई।
जो राजनीति 2014 से पहले परम भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, वह राजनीति पूरी तरह से विकासवादी हो गई। कांग्रेस पार्टी ने जो परम भ्रष्टाचार का साम्राज्य कायम कर रखा था, वह तिनके की तरह बिखर गया। इतने समय तक भारत पर राज करने के बाद और भारत में परम भ्रष्टाचार फैलाने के बाद उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। सत्ता के लोभी कांग्रेसी बहुत अधिक निराश हो गए। इतनी बड़ी पराजय के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को नहीं बदला। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो गई। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण से बाहर नहीं आ रही थी। इतने लंबे समय तक राज करने के बाद भी ये पार्टी भारत की समस्याओं को नहीं समझ पाई थी और आज भी समझ नहीं पा रही है। आतंकवाद को नष्ट करने के बजाय ये पार्टी उसे और ज़्यादा भड़काने में लग गई। भ्रष्टाचार को इस पार्टी ने खूब बढ़ावा दिया। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्र को हर तरह से नष्ट करने का प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी की वजह से ही भारत एक विकसित राष्ट्र नहीं बन पा रहा था। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि इतने लंबे समय तक इस पार्टी को लोग अपना वोट देते रहे। आज भी ये पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है। ये पार्टी देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। ये पार्टी भारतीय संस्कृति की विरोधी है। ये पार्टी भारतीय संस्कृति को नष्ट करना चाहती है। इस पार्टी में ना तो भारत का आर्थिक विकास ही किया था और ना ही इस पार्टी ने देश का सांस्कृतिक विकास किया था। इस पार्टी ने देश का वैज्ञानिक विकास भी नहीं किया था। इस तरह से ये पार्टी देश को हर तरह से नुकसान पहुंचा रही थी। भारत के लोग इस पार्टी को इसलिए वोट दे रहे थे कि वो लोग ये समझ रहे थे कि उन्हें इस पार्टी ने ही अंग्रेज़ों की गुलामी से छुटकारा दिलाया है। पर यह बात पता नहीं कैसे लोगों ने समझ ली। ये बात ठीक नहीं थी। भारत को आज़ादी दिलाने में सुभाष चंद्र बोस जी की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, पर यह बात अब लोग समझ रहे हैं। वैसे तो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही श्रेष्ठतम विकास किया है, पर हिंदू मंदिरों से सरकार जो पैसे लेती है, वह पैसा अगर हिंदू अपने नियंत्रण में लेकर अपने समाज के विकास पर खर्च करेंगे तो इससे भारतीय समाज को बहुत अधिक लाभ होगा। वैसे अभी हिंदू मंदिरों से सारा पैसा सरकार ले लेती है और वह पैसा हिंदू समाज पर नहीं खर्च करती है। भाजपा सरकार ने जिहादी लोगों पर तो खूब पैसा खर्च किया, पर जिहादी लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया। पर फिर भी भाजपा ने अपनी नीतियां नहीं बदली। आनंद रंगनाथन जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि हिंदू भारत में 8वें दर्जे का नागरिक है। ये बात एकदम सही है। भाजपा के राज में भी हिंदू 8वें दर्जे का नागरिक है। भाजपा के पास एक श्रेष्ठ प्रगतिशील दृष्टिकोण नहीं है भारतीय समाज के विकास का। आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। हिंदू समाज को अपने विकास की जिम्मेवारी अपने हाथों में लेनी चाहिए। भाजपा ने भारतीय समाज को आर्थिक दृष्टि से तो सबल बनाया है, पर मोदी जी को अब अपना दृष्टिकोण बदल लेना चाहिए और कहना चाहिए जिसका वोट उसका विकास। इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी को जो वोट ना दें उसका विकास नहीं करना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए जो लोग मोदी जी को वोट दे रहे हैं उन्हें मोदी जी को विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस तरह मित्रों, भाइयों और बंधुओं, मेरा ये लेख समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ये लेख पसंद आया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। नमस्कार। भारत अमर रहे। भारत के लोग अमर रहें। भारत विकास करता रहे। जय हिंद।